नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले 2 हफ्ते के दौरान आपने देखा कि भारत में किस तरह से सांप्रदायिक उन्माद की एक लहर सी उठाई और हमने देखा कि किस तरह से जो स्टेट है, जो राज्य है, यानी जो सरकार है, वो भी एक एक्टिव एक्टर की तरह सामने आया कि वो लोग जिनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो जो धार्मिक जुलूस निकाले जा रहे थे, उन पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, उन पत्थरबाजों के घर ढा दिए गए। यहाँ भी हमने देखा, दिल्ली में भी, देश की राजधानी दिल्ली में हमने देखा जहांगीरपुरी में, यानी 2 साल के भीतर ही दूसरा एक तरह से दंगा। कहना पता नहीं ये ठीक है या नहीं कि इसको सांप्रदायिक दंगा कहा जाए, क्योंकि दंगे का मतलब ये होता है कि 2 अलग अलग जो धर्मों के जो समूह हैं वो आपस में फसाद कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जब राज्य एक पार्टी बन के आ जाए, सरकार भी उसमें एक पार्टी बन के आ जाए और एक तरफ के लोगों को पनिश करने की कोशिश करे, तो क्या वाकई उसको कम्युनल वायलेंस कहा जाएगा? जहांगीरपुरी में हमने देखा कि लोगों के घर ढाए गए अतिक्रमण के नाम पर, यानी दंगे से ठीक 2 दिनों के भीतर ही लोगों के घर ढाए गए। ये सब तो कवरेज आपने देखा कि जो बुलडोजर्स थे उसके ऊपर चढ़कर न्यूज़ एंकर्स ने बाकायदा गरीब लोगों का मजाक उड़ाया, जिनके घर, दुकान और बाकी जो उनकी संपत्तियां थीं वो ढाई जा रही थी। लेकिन न्यूज़ एंकर्स यहीं पर नहीं रुके, जिसको आजकल रवांडन रेडियो कहा जा रहा है, यानी कि वो एक तरह का इस हद तक जाने वाला, एक तरह से नाजीवादी जिसे मीडिया कहा जा रहा है, फांसीवादी मीडिया कहा जा रहा है, वो इस हद तक गया कि उसने आरोप ये लगाया कि राजस्थान में जिन 3 मंदिरों को ढाया गया, काफ़ी प्राचीन ये मंदिर थे, उन मंदिरों का से बदला लिया है राजस्थान की सरकार ने। यानी जहांगीरपुरी में जो डेमोलिशन हुआ, यहाँ जो ध्वस्त हुई कुछ प्रॉपर्टीज़, उनका बदला राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में मंदिर ढाकर लिया। ये बाकायदा न्यूज़ चैनल्स पर ये ब्रॉडकास्ट चला। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं, फिर से रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला। सोचिए अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या इतना बड़ा इत्तेफाक है, मतलब इतना बड़ा संयोग है कि 2 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला, 2 दिन पहले, और आज राजस्थान के अलवर में 3 मंदिर तोड़ डाले गए। एक मंदिर तो 300 साल पुराना था। इस ब्रॉडकास्ट के बाद एक एंकर के खिलाफ और साथ में उनके एडिटर के खिलाफ, प्रोड्यूसर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया राजस्थान पुलिस ने। हालांकि ये पूरा मामला अगर देखा जाए मंदिर को लेकर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि राजस्थान में सरकार है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन जिस म्यूनिसिपैलिटी ने ये फैसला लिया उस पर राज कर रही है बीजेपी। इसको लेकर पूरा फसाद इस हद तक अब आ गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसने कहा है कि इन 3 मंदिरों को दोबारा बनाया जाएगा ऐसी ज़मीन पर जो कि विवादित नहीं है। लेकिन जो न्यूज़ एंकर्स हैं, जो पत्रकार हैं हमारे दौर के, वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति को जिस फासीवाद के स्तर पर ले जा रहे हैं और भारत का जो अल्पसंख्यक समुदाय है, दिन रात उसको एक तरह से उसका शैतानीकरण किया जा रहा है, उनके खिलाफ हिंसा को उकसाया जा रहा है, इसको कैसे बंद किया जाए, किस तरह से जो कार्रवाई है वो इन लोगों के ऊपर कैसे हो। मेरे साथ इस वक्त देश के 2 जाने माने पत्रकार मौजूद हैं। मेरे साथ NK सिंह जी मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी रहे ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपनी नज़रों के सामने से मीडिया का बेहतरीन दौर भी देखा है, ऐसे दौर में भी संपादक रहे हैं जहाँ पत्रकार सिर्फ पत्रकार होते थे, सत्ता के एक तरह से भोंपू नहीं होते थे। उमाकांत लखेरा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार होने के अलावा फिलहाल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। दोनों पत्रकारों से मैं जानने की कोशिश करूंगी। एक पत्रकार ऐसे हैं जो फिलहाल उस ओहदे पर हैं जहां की वो एक्शन लेने की भूमिका में है, और दूसरे वो पत्रकार जिन्होंने बेहतरीन पत्रकारिता का दौर भी देखा और आज की जो पत्रकारिता, जो राजनीति के साथ जिस तरह से उसका रिश्ता है, उसको भी दुखी मन से देख रहे हैं। सबसे पहले मैं उमाकांत जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये जो पूरा मामला है, ये न्यूज़ 18 के पत्रकार का, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें बहुत 2-3 बातें हैं जो मैं शुरुआत में ही कहना चाहूँगा कि एक तो कोई पत्रकार पर FIR होती है किसी भी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, तो मैं उसका स्वागत तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है कि क्या कानून का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं, कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं, इसका जो मानदंड है, इसका जो पैमाना है, इसका फैसला करने का काम, इसका जजमेंट पास करने का काम केवल अदालतों का है।
मतलब कोई भी टीवी चैनल में या कोई एडिटोरियल लिख करके अपना जजमेंट पास नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए अगर कोई करता भी है। मैं इसमें दो तीन चीजें कह रहा हूं कि इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए हैं। इस तरह के हालात इसलिए पैदा हुए हैं कि जिस तरह से कुछ वर्षों से देश का जो राजनीतिक माहौल है, सियासी माहौल जिस तरह से है, उसका असर कहीं ना कहीं मीडिया पर भी पड़ता है, क्योंकि जो सत्ता होती है, जो देश की संसद है, देश की विधानसभाएं हैं, देश की राजनीति है, देश के राजनेताओं का जो आचरण है, जो देश को चला रहे हैं, उनके मुखार बिंदु से जिस तरह की बातें निकलती हैं, चुनावी रैलियों में निकलती हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जो पोलराइजेशन देश की राजनीति का हो रहा है, उस राजनीति में कहीं ना कहीं भागीदार एक तबका है जिसको हम लोग और आप लोग सब मिलकर के गोदी मीडिया कहते हैं। तो सवाल यह है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि वो जो सत्ता है, वो जो सत्ता जिस तरह का पोलराइजेशन कर रही है या जहर फैला रही है, वो सत्ता का की जो जिसको कहते हैं कि मिजाज पुरसी कह सकते हैं, या उसको खुश करने की पत्रकारिता कह सकते हैं, या दरबारी पत्रकारिता कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। पत्रकार भी तो इंसान होता है ना, तो उस पर भी रिफ्लेक्ट होता है, वो भी एक एक्टिविस्ट टाइप का बन जाता है, उस सत्ता का एक्टिविस्ट बन जाता है। और वो उसका नतीजा इस तरह का होता है कि ये जिस तरह से अमन चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर हुई है, दर्जनों पत्रकारों में देश में एफआईआर हुई है, दर्जनों पत्रकार जेल में बंद हैं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक सदीक कप्पन एक पत्रकार केरल के हैं, वो बंद हुए। मैं आपके सवाल का इस अब आगे भी आप सवाल पूछेंगे, मैं ये कह रहा हूं आपको कि देखिए, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा जी मैं ये कह रही हूँ कि आपकी तरह पत्रकार बिरादरी के एक सदस्य के तौर पर मैं भी किसी पत्रकार के ऊपर कभी भी किसी पुलिस एक्शन को मैं कभी जस्टिफाई नहीं करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि पत्रकारों की जगह जेल में हो, उनकी जगह न्यूज़ रूम में ही है। लेकिन जिस तरह से ये पत्रकार न सिर्फ कि सत्ता की चापलूसी कर रहे हैं, सत्ता की चापलूसी बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अभी जो है जिस फांसीवादी एजेंडे को सामने रख रहे हैं, एक बहुत ही वल्नरेबल जो सेक्शन है भारत की आबादी का, उसके खिलाफ सीधे तौर पर भीड़ को उन्मादी बनाने की कोशिश, उनके खिलाफ हिंसा फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्या इसको पत्रकारिता की कैटेगरी में हम रखें? और वो पत्रकारों को जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, क्या उनको वो एक्सटेंड होना चाहिए? बिल्कुल, आपका बहुत जायज सवाल है। मुद्दा ये है, मुद्दा यहीं से शुरू होता है कि एक जो पत्रकार है, जो अपने को पत्रकार कहते हैं, और सत्ता जो जिसकी सत्ता आ जाए उसकी चापलूसी में वो लग जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के जब जमाना था तो उसमें लोग चमचाबाजी नहीं करते थे, तब भी चमचाबाजी करते थे, लेकिन क्योंकि मीडिया का फैलाव इतना सशक्त और इतना ताकतवर नहीं था, तो तब ये सब चीजें मतलब कुछ दिन में भुला दी जाती थी। लेकिन ऐसे दौर में आप ऐसी ग्लोबल दुनिया में, ग्लोबल खबरों की दुनिया में रह रहे हैं कि कोई पत्रकार कुछ बोलता है, जैसे अमन चोपड़ा ने जो बातें बोली, मैं उनका वीडियो देख रहा था कुछ देर पहले, तो वो ऐसा मतलब भारतीय जनता पार्टी या बजरंग दल, इस तरह का जो उनका जो प्रवक्ता है, जो टेलीविजन चैनल में उकसावेपूर्ण बयानबाजी देते हैं, उस तरह की बातें वो भी नहीं करते हैं। मुझे लग रहा है कि कोई प्रवक्ता इस स्तर पर गुजर जाए, इस स्तर पर उतर जाए कि वो कहे कि साहब दिल्ली का जो जहांगीरपुरी का बदला जो है कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में ले लिया है और वहां मंदिर तोड़ दिए हैं। तो ये जो चीजें हो रही है, ये पत्रकारों को इससे बचना चाहिए। मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि इसमें सबसे बड़ा जो खोट है, एनके सिंह जी मेरी बात से शायद इत्तेफाक करेंगे, कि जो ट्रेनिंग है पत्रकारों की, ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग, पत्रकारों की ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं कोई भारी लकुना है, भारी खोट है। और जो बदलता परिवेश हम लोगों का, जिस तरह से संवेदनशील, बड़ा सेंसिटिविटी हमारे समाज को, आज के समाज को चाहिए, उसमें पत्रकारों को खास तौर पर खास ट्रेनिंग की जरूरत है। और मेरा इस पत्रकार से, जो अमन चोपड़ा है, इनसे एक बार इन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में जी में थे उस समय, ये 1-1.5 साल पहले, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोई वैकेंसी निकाली थी, तो उसमें इन्होंने उल जुलूल बक दिया। और ये जो बातें मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा कि आप जजमेंट पास कैसे कर सकते हैं, तो ये इनके पास कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद इन्होंने आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, शो के बाद मुझसे फोन करके माफी मांगी कि साहब मैं ज्यादा बोल गया। तो मुझे लग रहा है कि ये एक किस्म से इनकी जो ट्रेनिंग हुई है इस तरह के पत्रकारों की, वो ट्रेनिंग में भारी चूक है। और जो इनके बॉसेस रहे हैं,
जिनको जो इनको कंट्रोल करते थे या जिनको रिपोर्टिंग बॉसेस जो इनके इनके थे, उन रिपोर्टिंग बॉसेस की भी जिम्मेदारी थे कि इस तरह के पत्रकारों को ये समझाएं कि आज तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कल हम आपको बचा लेंगे, दूसरी जगह आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो क्या होगा, आपको कौन बचाएगा, तो कल सत्ता बदल जाएगी, सत्ता तो दूसरी आ जाएगी। तो सवाल यह है कि इस तरह की जो भाषा है ये पत्रकारों को पत्रकारिता में शोभा नहीं देती है। मैं फिर भी कहूंगा कि ये इससे बचना चाहिए। ये कोई अच्छी हेल्दी एक्सरसाइज या हेल्दी चीज जर्नलिज्म के लिए नहीं है। मैं ये मानता हूं कि ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही उन्होंने ऐसा भाषण दिया जिसमें इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए, और मैं इस चीज को भी उन्होंने जो बोला है उसको भी गलत मानता हूँ। ठीक है एनके सिंह जी, मुझे लग रहा है उमाकांत जी जो कह रहे हैं या तो उनकी बात में जो है काफी जी हम कह रही थी आपकी बात में या तो बहुत आशावादिता है उनकी बात में, या हल्की सी मासूमियत भी लगी मुझे कि ऐसा लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो ये नाज़ी एंकर्स हमारे सामने आ रहे हैं जो बहुसंख्यकवाद के एजेंडे को जिस तरह से वो लागू कर रहे हैं देश में, बिल्कुल समझिए कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो लोकतंत्र की एक देन है, एक तोहफा है, उसी को जिस तरह से अब्यूज़ करके वो बाकायदा देश में एक तरह की अराजकता फैला रहे हैं, लोकतंत्र की जड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अभी लखेड़ा जी ये कह रहे हैं कि इनको कुछ ट्रेनिंग मिल जाएगी, इन लोगों को तो ये ठीक हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये ट्रेनिंग की कमी है या वाकई जानते बूझते ये लोग एक विचारधारा के स्तर पर चूंकि एक तरह के इस एक प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं कि भारत का जो विचारधारा के स्तर पर बदलने की कोशिश हो रही है, भारत के लोकतंत्र को एक तरह से तबाह करने की जो कोशिश हो रही है, उसके एक फुट सोल्जर्स के तौर पे हैं ये लोग? अरफा, एक तो मेरे गरिमा के खिलाफ है कि मैं कोई एक ये एंकर है जिसके बारे में कोई कमेंट करूं, उसके विजडम के बारे में, उसके प्रोफेशनल एक्यूमेंट के बारे में मैं कोई कमेंट करूं, ये मेरी गरिमा के खिलाफ है। लेकिन हम ब्रॉडर पिक्चर दे रहे हैं। एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी का फॉर्मेट है भारत में। जो डेमोक्रेसी है ये एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें मीडिया का रोल इंट्रिंसिकली नेगेटिव होता है। मीडिया पॉजिटिव हो ही नहीं सकती क्योंकि उसको समाज को ये बताना है कि सरकार ने गलतियां क्या क्या की हैं। अच्छाइयों के लिए तो उसको वोट ही दिया गया है, अच्छाई के लिए वो रखी गई, कोई एहसान नहीं करती है अगर वो 5 किलो अनाज दे रही है। लेकिन जब रोजगार जाते हैं और उस समय कोई मंदिर कोई रिलीजियस प्लेस गिरा दिया जाता है और पूरा डिस्कोर्स इस बात पे हो जाता है ईटा किधर से चला था, इधर से चला था या उधर से चला था, गोया ईटा अगर इस तरफ से चला है तो उस तरफ वाले को पूरी जस्टिफिकेशन है उसको नेस्तनाबूद करने की, उसको लिंच करने की। जब डिस्कोर्स यहाँ चला आता है तब हमें बताना होता है कि सरकार ने गलती की है। ये हमारा बेसिक रोल होता है। तो कोई भी आदमी सरकार के फेवर में है वो जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव रोल होता ही नहीं। इस बात को आप समझ लीजिए। एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी है। आपने कभी पार्लियामेंट में देखा हो लखेड़ा जी, हमने दशकों तक कवर किया है, जो ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन है ठीक उसके ऊपर हम लोगों की गैलरी है और ऊपर से हम लोग पूरा ये देखते हैं। एक तरफ अपोजिशन होता है, दूसरी तरफ ट्रेजरी बेंच, और हम एक सम्यक भाव से देखते हैं कि क्या हो रहा है उसमें, क्योंकि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। बाहर निकल के सरकार ने जो नहीं किया है ये हम बताते हैं। तो मीडिया का रोल पहले ये साफ हो जाना चाहिए कि पॉजिटिव होता ही नहीं है, जो पॉजिटिव करता है। अब दूसरा पक्ष, आपको एक छोटा सा किस्सा सुना है। आपको याद होगा हेनरी डेविड थोरो का नाम आप सब लोग जानते होंगे, जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी ने दिया था। हालांकि बाद में कहा गया कि गांधी ने उनका अपना था। बहरहाल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हेनरी डेविड थोरो का था। अमेरिका में एक टैक्स आया। थोरो ने कहा दिस इज नॉट, आई मीन स्टेट कैन नॉट बी इम्पोज दिस टैक्स, और ये कह के उन्होंने टैक्स देने से मना किया, उनको जेल में डाल दिया गया। उस जमाने में मीडिया नहीं होती थी बहुत ज्यादा, तो उनका पड़ोसी किसी और कैदी को देखने के लिए जब जेल गया तो देखा थोरो बंद है। उसने कहा थोड़ा हाउ कम यू आर इनसाइड द जेल, जेल बैरक। तो उन्होंने कहा नो नो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज हाउ कम यू आर आउटसाइड इट। थोरो ने कहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं जेल के अंदर हूं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जेल के बाहर कैसे हैं। आज हमें ये पता करना है ये जर्नलिस्ट के नाम पे है कौन, क्या ये वाकई जर्नलिस्ट हैं
ये एक भाड़ का वर्ग हमने क्रिएट किया है, इसलिए कि हमारे एडिटर्स का बेसिक विजडम नहीं था। वो चाहते थे कि पिग्मीज आए, पौने आए, क्योंकि मालिक, एडिटर और ये एंकर और ये जो स्टाफ है, ये सब एक सिस्टम में है जिसमें कि उनकी रोजी रोटी चल रही है इससे कि सरकार का वो गुणगान गाए। अब सरकार का गुणगान गाने में ही उसने कोई ट्वीट किया होगा तो किया होगा। ये हुआ कि दूसरी वाली सरकार थोड़ा महंगी पड़ गई। तो आप सोचिए कि हम जर्नलिज्म को कहां ले गए हैं। पूरी हिंदुस्तान में भी उसको लगता है हीरो है हम। तो आप समझ सकती हैं कि वो क्यों छोड़ेगा। और ये मालिक और मार्केट फोर्सेस जानती हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस जानते हैं कि इसको लो आईक्यू के लोगों को ले आओ, जो कम पढ़े लिखे हों, जो डेमोक्रेसी के फंडामेंटल से एडहेरेंस न शो करते हो, तो ये जर्नलिस्ट नहीं है। तो जब आपने मुझसे कहा कि उस पर कमेंट कीजिए, तो मैं शर्मसार इसलिए था कि आज मेरे ये बुरे दिन आ गए हैं कि कोई इस तरह के एंकर, उस पर हमें कमेंट करना पड़ेगा। तो पहला तो ये है कि मैं इस तरह के किसी एंकर के बारे में मेरी तौहीन है कि मैं उसके बारे में कमेंट करूं। हाँ, वो गिरफ्तार हो जाता है तो मैं ये जरूर देखूंगा कि दोनों के पास पावर। बिल्कुल पत्रकार को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पत्रकार एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वो भी एक्टिविस्ट भी नहीं है, अनडिक्लेयर्ड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जो कि एक इंस्टीट्यूशन से सस्टेनेंस ले रहा है और काम किसी और का कर रहा है, तो ये जो भड़ैती हो रही है, हम इसको पत्रकार नहीं मानते हैं। और चूंकि पत्रकार नहीं मानते हैं तो इन्हें जेल होती है, इन्हें नई जेल होती है। उमाकांत जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये बताइए कि जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, आपकी जैसी जो बॉडीज़ हैं जो मीडिया को रेगुलेट करने के लिए बनी हुई हैं, उनका क्या काम है? मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि किसी भी पत्रकार पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, ये पत्रकार बरादरी के सदस्य होने के नाते मैं भी इस बात को अच्छी तरह समझती हूँ और आपके साथ हूँ इस पर। लेकिन कैसे इस तरह के जहरीले ब्रॉडकास्ट को कैसे रोका जाए? आपकी बॉडी क्या कर रही है? देखिए, हम लोग जिसको कहते हैं नक्कार खाने में तूती की आवाज है। हम लोग देश में जर्नलिस्ट पर जो भी अटैक्स हुए हैं पिछले एक साल में, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया उसमें फोर फ्रंट पर रहा है। हमने चाहे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के शासन में पत्रकारों पर हमले हुए हों, हमने उसको कंडेम किया है। किस तरह से आप संविधान के तहत जो आर्टिकल 19A है, उसके तहत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो बात कही गई है, जो उल्लेख किया गया है, जो हमारे संविधान में जो उल्लिखित है, उसको कैसे हम उसकी रक्षा कर सके। नहीं, लेकिन उमाकांत जी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया उन वैल्यूज के प्रति प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नहीं उमाकांत जी, लेकिन एट द सेम टाइम जो अवमूल्यन हो रहा है जर्नलिज्म का, उसके प्रति भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया बहुत चिंतित है। और हम जी आप सवाल पूछना चाहती हैं? जी, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि एनके सिंह जी की राय ये थी, वो भी खुद ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन में रह चुके हैं, जिनका काम है एक तरह की इस तरह की बॉडीज जो सुपरवाइज कर रही हैं कि ताकि उल्लंघन ना हो। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि मीडिया की आज़ादी की रक्षा करना काम है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का, लेकिन मीडिया के नाम पर और प्रेस की आज़ादी के नाम पर ये पॉलिटिकल जो एक्टिविज्म है या जो गुंडागर्दी हो रही है, आपको नहीं लगता कि ये पत्रकारिता को नुकसान पहुंचा रही है? देखिए ऐसा है, सीधी सी बात यह है कि जिस तरह का ये जो जर्नलिज्म हो रहा है, जिसका मैंने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि देश की राजनीति में जो गड़बड़ है, देश की राजनीति में जो विकृतियां पैदा हो रही हैं, वो देश की राजनीति की जो विकृतियां जब जर्नलिज्म में आ जाएंगी तो यही हालत होगी। और आगे भी हो सकता है कि हालत और खराब हो, जो आज हमको देखने को मिल रहा है। ये जो पत्रकार हैं, जो भी जिनके बारे में आज चर्चा हुई कि वो उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है, तो उन्होंने जिस तरह का, मैं उनका वीडियो सुन रहा था, ये वीडियो एक बहुत ही वाहियात है। ये जर्नलिज्म को नस्तानाबूद करने वाला उनका स्टेटमेंट है। और वो ऐसा सोच रहे थे कि वो देश के संविधान से, जो हम आर्टिकल 19(1)(a) की बात कर रहे हैं, वो अपने को देश के संविधान से ऊपर बैठ करके कोई जजमेंट पास कर रहे हैं। और मैं इन एंकर्स को, इन्होंने मुझे बुलाया था, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक डिस्कशन थी कि उन्होंने ऐसे पत्रकार जो सत्ता विरोधी जर्नलिस्ट हैं, उनको भारत में उन्होंने ऐसे पत्रकारों को न्योता दिया है। तो इन्होंने कहा कि ये पत्रकार तो देश के विरोधी है, क्रिमिनल है। तो मैंने उनको बोला कि जब तक कि कोई अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक आप उसको अपराधी कैसे कह सकते हैं? तो ये जो चीजें हो रही है, इस तरह की जो जर्नलिज्म हो रही है, ये जर्नलिज्म का ये नया पैटर्न भारत में है, जो बहुत खतरनाक है। न केवल जर्नलिज्म के लिए खतरनाक है,
बल्कि भारत की डेमोक्रेसी के लिए भी खतरनाक है। और इस तरह से अगर ये ट्रेंड चलता रहा और इसको नहीं रोका गया, मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये रोकने के लिए जर्नलिज्म की आप प्रेस काउंसिल आज हालत क्या है आज हालत ये है कि भारत में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन का पद 1 साल से खाली पड़ा हुआ है, कोई भारत सरकार उसको अपॉइंट नहीं करती है। इस तरह की जो शिकायतें हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज थी, उन रेगुलेटरी अथॉरिटीज जिसमें पत्रकारों के खिलाफ भी शिकायत, उनके आचरण के खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है, ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज को फिनिश किया जा रहा है। जैसे देश के तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को फिनिश किया जा रहा है, ऐसी भारत में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी फिनिश कर दिया गया उमाकांत जी, है। समय समाप्त हो गया मेरे पास। चेयरमैन ही अपॉइंट हुआ है, तो लोग जाहिर सी बात है कि लोग जाएंगे कहां? अगर कोई पत्रकार जजमेंट पास करता है, इस तरह का सामाजिक वैमनस्य फैलाता है, तो लोग जाएंगे कहां? तो लोग पुलिस में एक जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसको उसके अनुसार एफआईआर करनी पड़ेगी। आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि जब उसके खिलाफ जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, तो ये पूरी जो बात है सिर्फ एक एंकर, एक चैनल या एक न्यूज़ नेटवर्क तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक न्यूज़ नेटवर्क ऐसा था या एक एंकर ऐसा था जिसने अपनी मर्जी से कुछ भी खबरें जो उसका दिल चाहा चला लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदारी है, खासकर जिस तरह से एक रवांडा रेडियो की तर्ज पर, यानी कि वो एक ऐसा रवांडा रेडियो जिसमें माना गया कि अफ्रीका में बाकायदा इसको लेकर इस तरह की खबरें फैलाई गई एक समुदाय के खिलाफ कि 2 समुदायों के बीच बाकायदा जंग हुई और एक तरह से जिसे नरसंहार कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो जेनोसाइड की जो पत्रकारिता हो रही है, नरसंहार की जो पत्रकारिता हो रही है, आखिर इस पर लगाम कैसे लगाई जाए। दोनों पत्रकार जो हमारे साथ मौजूद थे और साथ ही में हम तीनों एक राय पर हैं कि पुलिस तक ये मामला नहीं जाना चाहिए और किसी भी पत्रकार को जेल में नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आ जाता है कि क्या इस पत्रकार जैसे लोग, इस एंकर जैसे लोग जिस तरह की नफरती बातें कह रहे हैं, जिस तरह से हिंसा फैला रहे हैं देश में, अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुसलमानों के खिलाफ भीड़ को जिस तरह से उकसा रहे हैं हिंसा करने के लिए, बाकायदा एक तरह की जो पूरी इन्होंने एक कंस्टिट्यूएंसी बना ली है अपने लिए, क्या इसको पत्रकारिता कहा जा सकता है? एन के सिंह ने साफ साफ ये कह दिया कि जो ये काम कर रहे हैं ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, उससे बढ़कर ये गुंडागर्दी है। इसलिए जो प्रेस का प्रोटेक्शन होना चाहिए, जो भारत के संविधान में जो पत्रकारों को और प्रेस को जो एक तरह का संरक्षण मिला हुआ है ताकि वो अपना काम आज़ादी से कर सकें, बिना किसी सरकारी दबाव के, बिना किसी सरकारी धमकी के या खौफ के, वो प्रोटेक्शन इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जो वो कर रहे हैं ये पॉलिटिकल एजेंडा है, इसको पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात जो साफ तौर पर समझने वाली है वो ये कि इस तरह के पत्रकार इसलिए भी, इस तरह के एंकर्स इसलिए भी इस तरह के कार्यक्रम कर पाते हैं। पहली बात तो ये है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है पूरे तरीके से उसका एक तरह से सहयोग है, उन्हें सहयोग ही नहीं बल्कि हमने ये देखा कि राजस्थान में भाजपा इस एंकर के समर्थन में आई और बीजेपी के आईटी सेल ने इस एंकर के पक्ष में बाकायदा ट्विटर पर ट्रेंड चलाया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये एंकर इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के लिए काम नहीं कर रहा था या इसका जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है उसे आगे नहीं बढ़ा रहा था, तो क्यों एक पॉलिटिकल स्टैंड लिया गया? क्योंकि साफ तौर पर जो कंस्टिट्यूएंसी है भाजपा की, जो उनका वोटर है, वो उसके लिए सुइटेबल है कि जिस तरह की पत्रकारिता या पत्रकारिता के नाम पे जो कलंक है उसको वो कर रहे हैं और इसीलिए इनको जो एक तरह से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है वो साफ तौर पे इसको एक्सप्लेन करता है। लेकिन इसके इतर जो आपको और हमें और आम लोगों को, आम दर्शक को जो सोचने और समझने की बात है वो ये कि आपकी आज के लिए और आने वाले कल के लिए दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक ऐसी उन्मादी भीड़ आम युवाओं की तैयार कर रहे हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहती, कॉलेज नहीं जाना चाहती, जिसको नौकरी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ इस तरह के ब्रॉडकास्ट के ज़रिए एक समुदाय के खिलाफ, भारत के मुसलमानों के खिलाफ उसको हिंसा पर उतारू करने के लिए तैयार किया जा रहा है। पूरी एक पीढ़ी को एक तरह के विचारधारा का जो ये आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा बनाया जा रहा है और ये हम सब के लिए फिक्र की बात है एक भारतीय नागरिक होने के नाते। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।